नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर गोल्डन रन लगातार जारी है। सोने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। आप देख सकते हैं 1,24,000 के आसपास के सोने के प्राइसेस और करीबन 2% की तेजी के साथ कारोबार है। अब चांदी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर रफ्तार और भी बड़ी है। $51 प्रति आउंस पर यहाँ पर चांदी कारोबार कर रही है, जो कि 1,53,000 रुपए के आसपास के लेवल्स हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली नए हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आगे किस तरह की तेजी रह सकती है और कितनी खरीदारी हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी है, इस पर बात करेंगे अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी। ईशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और ये दिवाली बहुत डिफरेंट है, सोने चांदी के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पे हैं और उसके बावजूद खरीदारी है मार्केट्स में। जी, तो ऐसा दौर तो हमने 40 साल हो गए हमको मनीषा जी, और ऐसा दौर हमने देखा नहीं है। मतलब अनप्रेसिडेंटेड इन एवरी विच वे, और कोई लॉजिक का भी समझ में नहीं आता है। और कब कि इतना बढ़ने के बाद नॉर्मली करेक्शन आना चाहिए, तो करेक्शन भी जो आ रहा है वो बहुत ही मामूली, मतलब नाम लायक करेक्शन है। मतलब करेक्शन भी नहीं बोल सकते हैं। तो इट्स लुकिंग लाइक अ वन वे स्ट्रीट राइट नाउ। तो इस चक्कर में जो क्लाइंट्स हैं वो भी पहले तो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर उसके बाद जब ऐसा लगता है कि अब ये प्राइस और बढ़ेगा और कम नहीं होगा, तो फिर खरीदारी हो जाती है। और मेनली मनीषा जी, खरीदारी हो रही है शादियों की वजह से। नवंबर में बहुत शादियां हैं, तो उसके कारण लोगों को ये टाइम की लिबर्टी भी नहीं है कि हम रुक के बाद में अपना डिसीजन लेंगे। तो उस कारण से भी काम हो रहा है। तो इशू, आप कहेंगे कि जो ज्यादातर बाइंग है वो या इन्वेस्टमेंट है या फिर ब्राइडल है, यानी कि जो वॉक-इन्स हैं, जो ऐसे ही लोग बाइंग करते हैं, वो बिल्कुल बंद है? तो जो ज्वेलरी की बाइंग है वो मेनली 75-80% जो है वो ब्राइडल है, और बाकी 15-20% जो है वो नॉर्मल वाली, कभी गिफ्टिंग, कभी एनिवर्सरी, उस तरह की है। एज फार एज सेल इज कंसर्न्ड, हमने क्योंकि आपके साथ बात करनी थी, हमारे आंकड़े तैयार करके रखे हैं। तो गोल्ड में हमारा, अगर हम अक्टूबर टू अक्टूबर लास्ट ईयर कंपेयर करें, और लास्ट ईयर भी दिवाली अक्टूबर में ही था, तो करीब 15% हम वेट वाइज अभी नीचे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज ऊपर हैं। और दूसरा एक जो हम देख रहे हैं इस बार, काफी लोग डायमंड में शिफ्ट हो रहे हैं। जो गोल्ड लेने आ रहे थे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं डायमंड ज्वेलरी पे, क्योंकि जो लुक टू वैल्यू डायमंड ज्वेलरी में दिखता है वो गोल्ड में इतना अभी नहीं दिख रहा। तो गिफ्टिंग वगैरह करना है या इवन ब्राइडल जो ज्वेलरी देख रहे हैं, तो उनको काफी लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं डायमंड ज्वेलरी में। तो वहां पर हमारा जो सेल है वो और बड़ा है। तो अगर ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर देखें, अगर हम गोल्ड ज्वेलरी देखें, डायमंड देखें, स्टडेड देखें, आप किस तरह से ग्रोथ यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं फिर? तो जिस किस्म से हमारी बुकिंग हुई है, अभी धनतेरस के लिए भी बुकिंग हुई है, मुझे लगता है इजीली वी शुड क्लोज विद अ प्लस ऑफ 20-25% कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये आप वैल्यू वाइज कर रहे हैं? जी, मैं वैल्यू वाइज कर रहा हूँ। ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, और ये मैं वैल्यू वाइज कर रहा हूँ। मुझे लगता है और ज्यादा होगा, पर उतना कम होगा। ओके। ईशू जी, यहाँ पर जिस तरह की बाइंग आते हुए नजर आई है, और ये बात काफी समय से लोग कह रहे थे कि हाँ, सोना ऊपर चढ़ गया है तो लोग शायद लोअर कैरेटेजेस में जाएंगे, लाइट वेट्स में जाएंगे। क्या वो हमने ऑन ग्राउंड एक्चुअली आता हुआ देखा है? तो जो प्लेन गोल्ड है वहां पर तो 22 कैरेट इज सैक्रोसैंक्ट, हम तो उसमें छेड़छानी नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो 18 कैरेट में पहले भी हम कर रहे थे, जैसे लाइट वेटेड चेन्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, द इटालियन लुक, तो वो पहले भी था। और हाँ, अब उसमें थोड़ा सेल बढ़ा है। उसके नीचे हमने नहीं किया, पर डायमंड ज्वेलरी में 14 कैरेट इज ऑलमोस्ट बिकम द नॉर्म। कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और कुछ मैन्युफैक्चरर अभी 9 कैरेट की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी तक उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन पता नहीं जिस हिसाब से ये भाव जा रहा है, हो सकता है आगे करना पड़े। पर एज ऑफ नाउ 14 कैरेट में बहुत इजीली एक्सेप्ट हो रही है डायमंड ज्वेलरी। ओके। ईशू, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने मुझे पिछले साल से यहाँ पर कंपैरिजन करके दिया, और जैसे आपने ये भी कहा कि
40 साल में आपने पहली बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर आते हुए देखी है, जहाँ पर ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, करेक्शन नहीं है और बाइंग फिर भी बरकरार है। कैसे आने वाले 6 महीने देखेंगे? क्योंकि ठीक है, दिवाली तो निकल जाएगी, उसके बाद शादियों का सीजन है, वो बिग टिकट बाइंग है यहाँ पर। तो लास्ट क्वार्टर ये साल का, फर्स्ट क्वार्टर अगले साल का, मिड ईयर तक भी शादियां हैं। किस तरह की तैयारी है? तो मेरे ख्याल से अभी क्या है कि जहां कंज्यूमर का सवाल है, एक बार कोई प्राइस कुछ समय तक अगर सेट होता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है, दे एक्सेप्ट इट। और शादियों में तो क्या है, एक आदमी बजट यूजुअली लेके चलता है और टाइम बाउंड भी हो जाता है, तो वो डिसीजन उनको लेना पड़ता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स लाइट वेट ज्वेलरी, हम बहुत इनोवेटिव हो गए हैं। इलेक्ट्रोफोमिंग का काम, लाइट वेट का काम, टेक्नोलॉजी वाइज इट हैज हेल्प। तो जो बजट है लोगों का वो बरकरार है। इनफैक्ट कुछ लोग बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सेटिस्फैक्शन होती है कंज्यूमर के दिमाग में कि हमने जो चीज खरीदी वो बढ़ गई। तो एक खुशी होती है, हालांकि कोई उसको बेचने को नहीं निकलता, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होती है कि देखो हमने ये लिया। कितने कंज्यूमर आके हमको बोलते हैं कि अरे आई एम सो हैप्पी कि हमने 1 महीना पहले ले लिया हमने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और उनको बहुत रिग्रेट होता है कि हम 10 दिन पहले देख के घर, अभी भाव बढ़ गया, अभी आप हमको पुराने रेट में दे दो। तो उस चक्कर में ये दे डोंट वांट टू मिस द बस। तो डिसीजन उसके कारण से हो रहा है, और हम भी लोगों को फोन करके बोलते हैं कि अभी आप कंफर्म नहीं करोगे तो वी आर नॉट बाउंड विद द रेट। तो उसमें डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली गेटिंग क्विकर एंड यू बी सरप्राइज्ड। मतलब एट दिस रेट लास्ट 1 वीक स्पेशली, अगर आप हमारे दुकान पे आओगे तो इतना बज लगता है दिवाली का, जो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि इस प्राइस में ऐसा बज होगा कि नहीं होगा, लेकिन बज है। मेनली ब्राइडल क्लाइंट्स की है। एंड हमको तो वी आर गेटिंग विजिटर्स फ्रॉम ओवरसीज स्पेशली कमिंग टू बाय ज्वेलरी टू बॉम्बे फ्रॉम अस। आई मीन वीव हैड पीपल कमिंग फ्रॉम कीनिया, दुबई स्पेशली कि हमको ज्वेलरी खरीदनी है और आपसे खरीदनी है। ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे ईशू कहते हैं, हमें लगातार की बहुत डिफरेंट दिवाली है ये, लोगों में खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है। सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पर इंडिया में ज्वेलरी यहाँ पर ले रहे हैं। डिज़ाइंस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और जिस तरह की ऑफर्स हैं, जिस तरह की मेक है यहाँ पर, और जिस तरह से लोअर कैरेटेजेस में यहाँ पर बात की जा रही है, उन सब का भी फायदा है। एंड ऑफ कोर्स डायमंड बाइंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जैसे हमें ईशू ने बताया। रिकॉर्ड हाई पर सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एथेनॉल की कर लेते हैं, क्योंकि ये साल एथेनॉल के लिहाज से भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। हमारे साथ गेमा के प्रेसिडेंट सीके जैन है। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हुई शुगर एज एन इंडस्ट्री में इस साल। हमने एक तो यहाँ पर ग्रेन्स को एक प्रेसिडेंस लेते हुए देखा वीज़ा वी शुगर एथेनॉल को यहाँ पर। जिस तरह से इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, किस तरह से आप आगे जाकर पॉलिसी प्रोग्रेशन होता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, हम लोग काफ़ी बात कई बार कर चुके हैं जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा थैंक यू कि मुझे बुलाया है। थैंक यू। देखिए, अभी अभी मैं आपकी चांदी और सोने की दिवाली सुन रहा था कि जी। 40 साल में ऐसी दिवाली नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री को है, ऐसी दिवाली जो अब आने वाली है कब तो देखिए, बड़ा आपने ठीक कहा, ग्रेन ने शुगर केन के उससे ऊपर पहुंच गया 70% आज की तारीख में। 20% जो हमारा ब्लेंडिंग हो रहा है उसमें 15% के लगभग ग्रेन से आ रहा है। शुगर की लिमिट 4-5% है, तो वो वहाँ पे रहेगी। ग्रेन में मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले शायद बताया था कि 1050 करोड़ लीटर का ओएमसी का टेंडर आया है, जिसके अगेंस्ट 1776 करोड़ लीटर की सप्लाई के ऑफर्स हमारी इंडस्ट्री से आए, जिसमें शुगर के भी हैं और जिसमें शुगर के हैं 477 करोड़ के, और ग्रेन के हैं 1300 करोड़। मैं आपको रियल मैथ्स बताता हूँ इसका। देखिए, 1050 में जो रिक्वायरमेंट है उसमें 700 करोड़ तो रिजर्व है, 400 करोड़ तो ब्लू चिप बॉयज हैं जो सरकार के भी शुगर मिल है, उनके हैं 300 करोड़, एलटीओए वालों के हैं। अब बचा 300 करोड़। सप्लाई होनी है 1000 करोड़। आप बताइए, कोई इंडस्ट्री
30 से 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल सकती है क्या? क्या वो बैंक लोन दे सकती है क्या? क्या ये एक काली दिवाली के रूप में हमें आगाज नहीं कर रहा है क्या? आप बताइए कि अगर ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री बंद हो गई तो इनका 20% इथेनॉल भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बंद हो जाएगा। तो ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। किस तरह से बचाएं, वो एक सरकार का आउटलुक है। हम लोग बार बार कहते रहे कि आप ब्लेंडिंग बढ़ाइए, ब्लेंडिंग बढ़ाइए, आप फ्लेक्सी व्हीकल इस्तेमाल को प्रमोट करिए, उनको कंसेशन दीजिए भी। अब मैं आपको फ्लेक्सी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात बताता हूँ। फ्लेक्सी व्हीकल में ड्यूटी है 28%, जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ड्यूटी है 5% और 5%। ऊपर से जीएसटी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगभग 55 से 60% इम्पोर्टेड माल इस्तेमाल करती है। या पर मिस्टर जैन, जहाँ तक ब्लेंडिंग की बात है, जो सुनने में आया है कि सरकार अभी फिलहाल ब्लेंडिंग नहीं बढ़ाने वाली है। E20 एक टारगेट था जो समय से पहले पूरा हो चुका है। जहाँ पर अब हम यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह की कैपेसिटी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट और क्या प्लान है यहाँ पर? मैडम, प्लान तो गवर्नमेंट का ही है, हम लोग तो गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं। जब ये 20% की आई थी उस वक्त सिर्फ 40 करोड़ लीटर 1.5% पे इनकी ब्रांडिंग चल रही थी। ये हम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट की बात मान के आगे बढ़े, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन आज हमारा हाथ छोड़ देंगे। हमने 1700 करोड़ की कैपेसिटी डेवलप कर ली, जिसमें बैंक ने भी लोन लिया है, इन्होंने भी एसेस दिया है, इन्होंने भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स दी हैं। ऐसा नहीं, सारा हमने खुद किया है। एमओएफ ने MOF, you know that मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस देती है, उसने स्पेसिफिकली लिखा कि आप सिर्फ जितनी भी कैपेसिटी लगा रहे हैं, सिर्फ आप OMC के लिए, EBP के लिए आप जो है बना सकते हैं इथेनॉल, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। जाएगी क्या चलाएगी? सो these are the problems which we are going to face for this year at least। क्योंकि अभी कोई, हम 2 साल से कह रहे हैं कि आप रोड मैप बनाइए, 27% फ्लेक्सी व्हीकल, आपका प्रोग्राम क्या है आगे का, ये तो बताइए। आप 20% पे सेटिस्फाई हो गए। तो अभी इसमें कोई बात चल नहीं रही है, कोई हमारे पास कोई कंसोलेशन नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई हमारा ब्लेंडिंग कैसे बढ़े। कैपेसिटी तो सर बन गई मैडम, ट्रेन हम सरप्लस है। ऐसा नहीं कि फीड स्टॉक की हमारे पास शॉर्टेज है। आज की तारीख में 52 लाख टन हमें इथेनॉल को देने के बाद भी राइस 250 लाख टन इनके पास फालतू पड़ा हुआ है, जिसका उठाना इनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, जैसे आपने एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, चिंताएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। कैपेसिटी इंडस्ट्री ने बना ली है, ब्लेंडिंग बढ़ नहीं रही है, फ्लेक्सी व्हीकल्स को लेकर कोई पुश नहीं है, तो एक चिंता की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री में लेकर है। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे इश्यूज़ यहाँ पर सामने रखने के लिए। और जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ है जो सरकार यहाँ पर कर सकती है और आशा यही है कि हम वो स्टेप्स यहाँ पर होता हुआ देखेंगे भी। साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं अरुल, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। जो वीकेंड में क्रैश हमने देखा है उसे कैसे रीड आउट करते हैं? बिकॉज गिरावट सभी एसेट क्लासेस में थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बिगेस्ट एवर गिरावट क्रिप्टो में देखने को मिली। नमस्ते मनीषा जी, थैंक्स यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। मनीषा जी, क्रिप्टो में ऐसी गिरावटें कई बार पहले भी हुई है एंड हमने देखा है कि जब भी ऐसे हाईली अनसर्टेन सडन मार्केट मूवमेंट वाले टाइम्स होते हैं एंड इन दिस केस डोनाल्ड ट्रम्प ने 100% टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करी थी। इसके चलते इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट हुई थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में ब्रॉडली ओवर द वीकेंड। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों में ऑलमोस्ट मोर देन हाफ रिकवरी भी हो गई है। इनफैक्ट बहुत सारे एसेट्स ऑलरेडी सिंस देन उस डिप से ऑल टाइम हाई पे वापस पहुंच चुके हैं। तो हमने ये आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देखा है कि भारी मात्रा में गिरावट, बट देन रेजोल्यूशन एंड देन वापस रिकवरी। इनफैक्ट अक्टूबर को जनरली क्रिप्टो में अक्टूबर कहा जाता है। इट्स जनरली सेंटिमेंट ये होता है कि हिस्टोरिकली अक्टूबर मंथ इज गुड फॉर द क्रिप्टो मार्केट्स एज वी मूव इनटू द फेस्टिव सीजंस ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो हमें वही देखने मिल रहा है।
2017, 18, 19 और 21 में ऐसी सिमिलर गिरावटें आई थी एंड विद इन अ वीक एवरी सिंगल केस में मार्केट की रिकवरी होके प्रीवियस से ऊपर पहुंच गया था एंड वही ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हम इस बार वापस नोटिस कर रहे हैं। अक्टूबर में आपको क्या लगता है और कौन सी अक्टूबर वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें? नहीं, आई थिंक हमें 2-3 चीजें तो डायरेक्शनली बहुत दिख रही है। तो जैसा कि मैं लास्ट टाइम और इसके पहले भी बात कर रहा था अराउंड इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इनफ्लो इन ETFs, अगर आप देखो तो अब ओवरऑल AUM ऑफ ETFs अबाउट $150 बिलियन हो गया है, जो हर महीने दर महीने ग्रो ही करते जा रहा है। हमने देखा है कि अब बहुत सारे और ऑल्टरनेट ETFs पब्लिश हो गए, इथीरियम का ETF आ गया है, सोलाना का ETF आ गया है एंड वहां पे कैपिटल इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। पूरे सितंबर में 31 नए ETFs की फाइलिंग हुई है SEC के साथ एंड अक्टूबर के 8 दिनों में ऑलरेडी 21 ETFs और फाइल हो चुके हैं SEC के साथ। सो क्लियरली इंस्टीट्यूशनली इनफ्लोज ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी बढ़ ही रहा है। तो वो एक क्लियर डायरेक्शन हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल कैपिटल बढ़ते जा रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ते जा रही है एंड एज अ रिजल्ट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं फेड से 1 या 2 और रेट कट्स, वो दोनों ही काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एंड ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स के लिए एंड ऑफ कोर्स बाकी मार्केट्स के लिए भी। बट जिस तरीके से हमने पास्ट में देखा है कि जब फेड रेट कट्स होते हैं तो एसेट्स ज्यादा रिस्क ऑन एसेट्स में मूव करते हैं, क्रिप्टो इज टिपिकली ट्रीटेड एज अ मोर रिस्क ऑन और थोड़ा ज्यादा रिस्कियर एसेट। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मनी इज मूव करने की। But yeah, I think we are at we are near all-time peak and this year peak as well now. राइट, तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए है, लेकिन काफ़ी सारा सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर अभी भी हैं कि अक्टूबर का महीना यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा सकता है। एडुल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए जो क्रिप्टो में यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।